ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन। भारत विकास परिषद ने आज सुंदरलाल मेमोरियल स्कूल रजाखेड़ी में भारत को जानो कार्यक्रम संपादित किया और आज बड़ी संख्या में बच्चे इसमें उपस्थित रहे और भारत को जानो विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। हम आपको ले चलते हैं सीधे सुंदरलाल मेमोरियल स्कूल के हाल में, जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम दिखाते हैं कुछ झलकियां इस कार्यक्रम की। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। आज हम भारत विकास और परिषद की ओर से आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं और आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम क्या सोच रहे होंगे। आप लोग सोच रहे नहीं सोच रहे? सोच रहे ना? तो ये बैनर है, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें लिखा है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। क्या लिखा है? सभी लोगों को दिख रहा है? संस्कार, सेवा, समर्पण और सहयोग। हम संस्कार के लिए काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार पुनर्स्थापित करें और हम अपने देश को गौरवशाली राष्ट्र, परम वैभव प्राप्त करने के लिए कार्यरत हैं और इस देश को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने में आपके सहयोग से सक्षम हो सकेंगे। हम लोग भारत विकास परिषद के लोग सबसे पहले राष्ट्रीय गान से प्रारंभ करते हैं, तो वंदे मातरम से। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब खड़े हो जाएं और हमारी तो उससे पहले अब मैं अतिथियों को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर भारत माता एवं विवेकानंद की फोटो पर पुष्पहार अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। और भारत माता और स्वामी विवेकानंद, हमको दोनों ही भारत माता के हम सपूत हैं और विवेकानंद जी हमारे गौरव हैं। विवेकानंद जैसा संत जिसने हमको संयुक्त राष्ट्र परिषद में जाके हिंदी में भाषण दिया था और विदेश में हमारे देश का झंडा इन्होंने आया था और भारत का नाम रोशन किया था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र है। आप सब बोलेंगे वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ करते हैं और राष्ट्रगीत के बाद हम इसको समाप्त करते हैं अपने कार्यक्रम को। तो वंदे मातरम के लिए मैं हमारी योग प्रमुख, भारत विकास परिषद महिला विंग की योग प्रमुख श्रीमती वंदना पटारे जी और ये योग की जो यहाँ की संपर्क प्रमुख भी हैं, प्रदेश की संपर्क प्रमुख हैं और सागर के अध्यक्ष भी हैं योग पीठ की, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ।
वंदे मातरम गीत। आप लोगों में से कोई बच्चे हो वंदे मातरम गाते हो तो आ जाए। धन्यवाद सर। पीछे आ बस दोनों आजू बाजू वंदे मातरम गीत सुन करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयजशीलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमित द्रमदल शोभिनी सुहासिनी शुभासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। सभी बच्चों शांत हो जाइए। अभी आपके सामने आज हम भारत विकास परिषद की तरफ से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर ने परिचय भी दिया था, मैं भारत विकास परिषद से सागर प्रमुख हूँ और महिला पतंजलि योग समिति, मतलब आप सभी लोग पतंजलि से परिचित हैं, उसी में एक अपनी इकाई है महिला पतंजलि योग समिति। मैं सागर के जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि जिला प्रभारी हूँ। तो आप लोगों को मैं अपना परिचय कराते हुए आप लोग योग से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें, यह आप जरूर इन वाक्यों के साथ एक स्लोगन जरूर बोलेंगे, करें योग रहे निरोग। यह हम आप सभी लोगों के लिए बोलते हैं। और अभी चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से उत्साह पूर्वक सभी लोग मना रहे हैं गणेश के 10 दिन, यानी कि गणेश चतुर्थी के दिवस चल रहे हैं। सभी लोग गणेश अच्छे से मना रहे हैं। तो जो कि प्रथम पूज्य हमारे गणेश हैं, उनके लिए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो गणेश जी का भजन मैं उन्हीं शब्दों में प्रेजेंट कर रही हूँ जैसे आप लोग अपने घरों में माताओं के साथ सुनते होंगे, उन्हीं शैली शब्दावली को यूज करते हुए हम भजन आगे लेते हैं। तो गणेश जी को जब माता पार्वती और भोलेनाथ जी जब झूला झुलाते हैं, उस पर एक छोटा सा भजन है। तो शुरू करते हैं हम भजन। झूले हैं गणपत गणराज हमारे, झूले हैं गणपत गणराज हमारे, देख सखी धीर झूलैयो, ओ झूले हैं गणपत गणराज हमारे, देख सखी धीर झूलैयो, कोहे को तिरुपनो पालना, काहे को तिरुपनो पालना, काहे की डोर लगा
में डोर लगइयो, ओ देख सखी धीर झुलइयो, ओ झूले हैं गणपत गणराज हमारे, देख सखी धीर झुलइयो, ओ कोना झूले कोने झुलावे, कौन झूले कौन झुलावे, कौन जो लेते बलैया, देख सखी धीर झुलियो, कौना जो लेते बलैया, देख सखी धीर झुलियो, गणपत झूले गौरा झुलावे, हाँ गणपत झूले गौरा झुलावे, शंकर जी लेते बलैया, देख सखी धीर झुलइयो, ओ कोना गावे कोने बजावे, कोने गावे कोने बजावे, कोने जो नाचे छमा छम, देख सखी धीर झुलइयो, देख सखी धीर झुलइयो, ब्रह्मा गावे विष्णु बजावे, ब्रह्मा गावे विष्णु बजावे, नारद जी नाचे छमा छम, देख सखी धीर झुलियो, ओ झूले हैं गणपत गणराज हमारे, देख सखी धीर झुलियो। बोलो गणेश भगवान की जय। तो सभी देवगणों ने मिलकर के गणेश जी को झूला झुलाया। इसी के साथ वंदे मातरम। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा भजन सुना। अब मैं एक औपचारिक परिचय सबका करा दूं आपके, जो हमारे अतिथि हैं। और वंदना कटारी जी तो अभी आपके बीच में थी, उसके बाद हैं हमारे नारायण पटवा जी हैं, ये आर्मी अफसर हैं, रिटायर्ड होकर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आदरणीय महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो बैंक से रिटायर्ड हुए हैं और हमारे बीच कार्यरत हैं। हमारे अध्यक्ष हैं आज भारत विकास संघ डॉक्टर UBS गौर, जो अध्यक्ष हैं। उसके बाद हमारे PN मिश्रा सर हैं, पर्यावरण हैं, रिटायर्ड DCM हैं। आप संतोष विश्वकर्मा जी हैं, आपका विषय है भारत को जानो, और RSS के प्रचारक भी हैं आप श्रीवास्तव साहब हैं और श्रीवास्तव जी हैं। ये हमारा छोटा सा परिचय है और हमारा विषय है आज भारत को जानो। भारत को जानो, तो भारत के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जनरल नॉलेज के प्रश्न आपसे पूछेंगे तो उस पर हम आपसे बात करते हैं। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, गणेश बनना आपने की ना, अभी गणेश जी का समय चल रहा है और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। वेरी गुड। और चूहा जी के हाथ में क्या रहता है? मोदक। और तो ये बताओ, मोदक को मूषक क्यों नहीं खाता? कोई भी बताए? हाँ, खड़े हो जाओ बेटे, बताओ। ठीक है, और कोई बताएगा? गणेश जी तो खाते हैं, मगर मेरा ये कहना है कि देखिए, जो मूषक है, चूहा है, वो
का तो प्रिय है, ये स्थान है उसके लिए, तो चूहा तो सब कुछ खा लेता है, फिर यहाँ क्यों नहीं खा? ये भारत को जाना कि हम अपनी संस्कृति को जाने, है ना? चलिए हम इन सब बातों के उत्तर देंगे आपको, मगर अभी आपको क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप इसको। अच्छा, उनको क्या चढ़ाते हैं अपन? मोदक के अलावा, मोदक पर पूजा करते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? दूबा। वेरी गुड। दूबा क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, कोई भी एक क्योंकि सर चूहे का प्रिय रहता है दूबा, और वो जो मोदक इसलिए नहीं खाता क्योंकि सम्मान करता है। अच्छा, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। गणेश जी के माता पिता को बताएंगे कोई? शंकर पार्वती, है ना? तो शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। और पार्वती जी का? और शंकर जी के गले में क्या है? और गणेश जी के पीठ पे क्या लिखता है? नाग। सब भी लिखता है। हाँ, और गणेश जी के भाई हैं आते के, उनका वाहन क्या है? मोर। तो क्या क्या चीज आ गई? चूहा आ गया, सांप आ गया, मोर आ गई, नंदी आ गया, शेर आ गया, आ गया। ये सब क्या एक दूसरे के मित्र हैं? प्रकृति में यदि सांप को चूहा मिल जाए तो क्या करेगा? आ जाएगा ना? हाँ, और शेर के सामने यदि बैल आ जाए तो क्या करेगा? आके खा जाएगा। और मोर के सामने सांप आ जाए तो आ जाएगा। मगर यहां पे ऐसा नहीं होता। होता क्या? ऐसा क्यों नहीं होता? कभी सोचा आपने? ये हमारे जो हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है। इसी को आपको जानना है कि ये पर्यावरण का जो मंत्र है संरक्षण का, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि हम सभी के साथ रहते हैं। शेर का क्या काम है? शेर का क्या काम है? यदि आपने इकोसिस्टम पढ़ा है, इकोसिस्टम पढ़ा है, उस सिस्टम में सबसे पहले आता है क्या? हर्बीवोर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। और हर्बीवोर्स को नियंत्रित कौन करता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है? यदि हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हर्बीवोर्स यदि बढ़ जाएंगे तो हमारी खेती, वो जैसे नील गाय आती है, चीतल आते हैं, वो आते हैं, हम उससे परेशान होते होंगे ना, तो वो उसको चट कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि भाई आप तो नंदी पाल लिए हो, अब ये ज्यादा हो गए संख्या में तो इनको सारी फसल खा जाएंगे। तो माता ने कहा कि हम रक्षा करेंगे, उन्हें शेर पाल लेंगे, शेर की सवारी कर लेंगे। तो उनकी संख्या नियंत्रित किसने की? माता ने, जो कि रक्षा करने का वचन देती है। हमको कौन देती है शिक्षा? माँ सबसे पहला गुरु है, वो हमारी रक्षा भी करती है। फिर शंकर जी ने सर में नाग लपेट लिया और गणेश जी ने चूहा कर दिया। यदि चूहे को सांप मिल जाएगा तो आ जाएगा ना? यदि चूहों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, फसल खराब हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगा। और चूहा जरूरी क्यों है? चूहा क्यों जरूरी है? हाँ, चूहा जो है सॉइल जो होती है ना, उसको फर्टाइल करता है, पोरस बना देता है ना? वो बिल बनाता है तो जमीन को फर्टाइल बना देता है, खोद देता है, तो उससे पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है।
अब यदि चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो अनाज खत्म हो जाएगा, तो अनाज चूहों को नियंत्रित करने के लिए सर पे आग लगी है कि गणेश जी भी नियंत्रित रहेंगे कि ज्यादा चहल पहल नहीं कर पाओगे, हमारे सर पे है, तुम्हारा वाहन हम उठा लेंगे कभी भी, है ना। वो बच्चे ज्यादा भाग नहीं पाएंगे। फिर यदि सांप ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, अभी हमारा जीवन खतरे में पड़ेगा। चूहे खत्म हो जाएंगे, चूहे खत्म हो जाएंगे तो पोरोसिटी कम हो जाएगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जो अपने आप हमारे बिल बना देते हैं, उसको फर्टाइल बना देते हैं लैंड को, वो नहीं बनेगी। तो उन्होंने सांप कर लिया। सांप को यदि ज्यादा हो गए तो कौन खाएगा, मोर खा जाएगा, है ना, मोर खा रहा। तो ये इकोसिस्टम यदि आप पढ़ते हो, आप लोग बहुत से स्टूडेंट होंगे जो जूलॉजी बॉटनी वाले साइंस के स्टूडेंट होंगे, उसमें इकोसिस्टम आप पढ़ते होंगे, फूड चेन पढ़ते होंगे। तो ये इससे अच्छा उदाहरण फूड चेन का आप भगवान को याद कर लो, आपको सब याद हो जाएगा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हर्बीवोर को कार्निवोर ने खा लिया और टॉप कार्निवोर में आ गया आपका शेर, और सबसे नीचे पहुंच गया वो आपका इंसेक्ट्स में आ गए, जो चूहे पहुंच गए, वो कुतुर के खत्म कर देता है। तो और वो जो मोदक नहीं खाता उसमें वो जो गणेश जी का होता ना पेट, उसके ऊपर सांप लगता है, वो भी धारण करते हैं। इसमें जनेऊ दिखाते हैं कि जनेऊ भी है, जनेऊ भी होता है, मतलब नाक भी रह सकते हैं, है ना। तो ये प्रकृति है और हम इसका एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे की मगर एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चल सकता। इसलिए भारतीय संस्कृति में सभी की पूजा की है और सभी को स्थान दिया है, और ईश्वर ने भी सभी को अपनाया है। तो वाइल्ड लाइफ में विविधता होना अनिवार्य है। जैसे आपके क्लास में सारे बच्चे एक से नहीं होंगे, एक छोटा है, बड़ा है, कोई है, तो इस तरह से विविधता होना हमारे जीवन में अनिवार्य है, इसलिए ये सब आवश्यक है। अब मैं आगे भारत को चर्चा करूं, उससे पहले मैं हमारे पर्यावरण हमारे बीच हैं श्री पीएन मिश्रा सर, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और पर्यावरण पर हमको संबोधित करें। कार्यक्रम भारत विकास मंच की ओर से हो रहा है और इसमें हाई स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत कुछ जितना बनता है मानसिक विकास की चर्चा होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण आजकल में बड़ा ज्वलंत विषय है। हर तरीके से प्रदूषण हो रहा है, वायु का प्रदूषण हो रहा है, खाने पीने की सभी चीजों में प्रदूषण है, और सबसे बड़ा प्रदूषण जो है वायुमंडल का है, जिससे मनुष्य का जीवन और अन्य चीजों के जगह भले ही उतना सब ना हो, लेकिन वायु प्राण वायु न मिलने से तो जीवन समाप्त ही होता है। बाकी चीजों में तो उम्र में कमी आ रही है। अभी इतने प्रदूषित हो गए हैं शहर, दिल्ली, पटना और कुछ ऐसे और शहर हैं जिनमें इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जीवन आदमी का औसत जीवन लगभग 3.5
4 साल कम हो गया। इसके लिए हम लोगों को मुख्य चीज तो यह है जिससे प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वृक्षों को बड़े संभाल के रखना और पेड़ पौधों को लगा के वृक्षों को बढ़ाना। जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, मान लो आपके स्कूल में कहीं एक तो अधिक पौधे लगाएं और जो लगे हैं पौधे उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। ये आप बच्चों के लिए तो ये है कि वो जैसे अपने घर में कुछ पालतू जानवर या कुछ पेट कहलाते हैं उनको पालते हैं और बड़ा प्रेम करते हैं, उसी तरीके के पौधों को और वृक्षों को प्रेम करें जैसे वो अपने परिवार के सदस्य। तो इससे आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम प्राणवायु प्राप्त हो सकेगी। आबादी बहुत बढ़ रही है और बढ़ती हुई आबादी में 1 अरब 1.5 अरब की आबादी मान लो देश में है, तो उसमें ये है कि प्रत्येक नागरिक प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ चीजें उपयोग करता है। उन उपयोग की चीजों में ही प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक तो चरम सीमा पर प्रदूषण फैला रहा है और कितनी बंदिश लगाने पर प्रदूषण प्लास्टिक बंद नहीं हो रहा है। तो इसमें कम से कम बच्चों को जो प्लास्टिक के उपयोग करते हैं उसको एक जगह जो कूड़ादान है उसमें डालें और जो भी आप उपयोग करते हैं कहीं भी कोई वाहन लिए हैं तो उसको ऐसी जगह रखें। ये है बच्चों अभी से ही मतलब नागरिकता का थोड़ा शिक्षा कम हो रही है बच्चों की पढ़ाई में। सिविक सेंस बहुत जरूरी है, नागरिक बोध होना चाहिए। आपके द्वारा जो भी काम किया जाता है कहीं भी उस पर आप ये समझें किसी दूसरे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। आप जो भी उपयोग करते हैं वाहन साइकिल खाने पीने की चीजें प्लास्टिक उसको इस ढंग से सहेजें कि वो और वाहन इस तरीके से रखें कि किसी दूसरे आने जाने वाले को परेशानी ना हो। और आप लोग दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको शिक्षक लोग क्लासों में नागरिकता के बहुत अधिक कर्तव्य हैं। यदि हम अपने उसमें दिनचर्या में स्वयं को सुधारने और कुछ अच्छे नागरिक के कर्तव्य करने लगे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और पर्यावरण में तो बस इतना ही है कि वैसे तो बहुत बड़ा विषय है ये। पूरा ये है कि अब नई नई खोज हो रही है, कितने कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल में हैं और कितने हवाई जहाज बढ़ते जा रहे हैं। उपग्रह तो 14,000 के करीब परीक्षण करने के लिए घूम रहे हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि 2030 तक 1 लाख तक उपग्रह घूमने लगेंगे। खोजें तो हो रही है, विकास तो हो रहा है और अच्छी चीज है विकास। नई पीढ़ी के लोग तो बहुत विकासशील माहौल में पैदा हुए हैं और अभी और विकास होने की संभावना है। लेकिन विकास संतुलित होना चाहिए। असंतुलित विकास परेशानी जीवन के लिए घातक भी है। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। और इसके बाद एक पुस्तक है पर्यावरण और जीवन रक्षक पर लिखी गई है और बहुत अच्छी पुस्तक है। स्कूल के लिए बहुत उपयोगी है, बच्चों के लिए। ये निबंध वगैरह का पर्यावरण पर बहुत आते हैं और निबंध में स्कूल में यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के पास एक पुस्तक रहेगी, वो लाइब्रेरी में जमा करेंगे। इसको आप लोग 20 रुपये करा के और पढ़ें और निबंध की तैयारी अपना उसमें नोट कर ले ताकि आगे काम आए। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी पुस्तक बैठ करेंगे विशाली, ये पर्यावरण
मित्रों, एक चीज और थी, शिव जी अपना क्या लपेटते हैं? वज्र छाल, है ना? तो जो शेर तो मृग को खा लेता है, उसकी जो खाल बचती है तो शिव जी उसको वस्त्र के रूप में धारण कर लेते हैं। ये बुक देख रहे हो आप? ये बुक का टाइटल क्या है? पर्यावरण एवं जीवन संरक्षण। अभी अच्छा, आप लोग बताओ, क्या पर्यावरण संरक्षित होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भैया? क्यों? आप तो सब कहते हैं पर्यावरण संरक्षण होना, पर्यावरण संरक्षण क्यों होना चाहिए? कोई बताएगा? नहीं बता कीजिए। चलिए हम चर्चा करते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित क्यों होना चाहिए। हम मानव हैं, हम भी मानव। हमारा शरीर किस चीज से बना है? पृथ्वी, जल, पावक, गगन, शमीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। सुना है आपने? सुना है? तो क्या क्या है इसमें? है ना? जल है, वायु है, पानी है, भूमि है। इन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है। और आपको एक चीज और पता होगी, जितने भी 365 तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं? तो यदि हमें अपना, हम तो पर्यावरण संरक्षण नहीं कर रहे, हम वायु से निर्मित हैं, तो वायु शुद्ध होनी चाहिए। वायु शुद्ध होना चाहिए। वायु से निर्मित है, जल से निर्मित है, जल शुद्ध होना चाहिए। भूमि, हम फसल उपजाते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। आकाश शुद्ध होना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन संभव है। जिस चीज से हम बने हैं, मानव निर्मित है, उसी चीज की हमें आवश्यकता है। अच्छा, आप ये बताओ, हम किसके बिना नहीं जी सकते? यदि ऑक्सीजन हमें नहीं मिले तो हम 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे जिंदा रहेंगे। ठीक है? उसके बाद जल यदि हमें 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा एक डॉक्टर का एक जर्नल है, मेडिका, उसमें एक जर्नल में छपा है, एक जैन मुनि ने 11 दिन तक बिना पानी और बिना जल के जीवन व्यतीत किया, है ना? तो 11 दिन तक वो रह सके, उसके बाद अस्तित्व मानव का खत्म। उसके बाद हमें आती है जरूरत भोजन की, जो हमें पृथ्वी देती है, वायु, जल और फिर अग्नि। अग्नि क्या है? अग्नि के भी कई प्रकार हैं, 27 तरह की अग्नि का उल्लेख मिलता है ना? 27 तरीके। ये तो एक अग्नि है जो हम जलाते हैं, अपने पेट में भी निकालनी है, तो ये सारी चीजें हमें आवश्यक है, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण एवं मानव संरक्षण। हमको मानव को संरक्षित करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते, हम अपना संरक्षण कर रहे हैं।
आपको स्वस्थ रहना है नहीं रहना है? आप स्वस्थ रहना चाहते हो, है ना? जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि हम पतंजलि योग के महिला प्रमुख के लिए क्या बोलते हैं, प्राणायाम करो, कपालभाति करो, हाँ कुछ भी बोलते रहते हैं ना। तो प्राणायाम से वेद में लिखा है कि आपको शतायु रहना है, तो सिर्फ आप प्राणायाम करेंगे तो आप शतायु जीवन जी सकते हैं। और एक और अभी त्योहार आ रहा है, आज है आज सप्तमी है, अभी 2 दिन पहले क्या निकला, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी सुना है आपको? ऋषि पंचमी में क्या करते हैं? ऋषि पंचमी में क्या करते हैं? कोई भी बताओ बच्चे क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कोई बच्चा बताएगा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? और अच्छा किसकी करते हैं ये बताओ मुझे। हाँ बोलो, बताओ। नहीं, कौन सी चीज की दावत करते हैं बताओ। कोई बताएगा? कोई बच्चा बताएगा किस चीज की दावत करते हैं? कोई भी बच्चा बताएगा? बता रहा, सही बता रहा। सब बच्चों तालियां बजाओ उसके नाम। आज मैं आधा धारा की बात करके अपने आगे बुलाता हूँ। आधा धारा चलिए आप उसको बाद में बताएंगे, अब मैं आगे बुलाता हूँ। तब तक आप सोच के रखो कि आधा धारा की बातों क्यों करते हैं, मैं पूछूंगा आपसे। अगर ये क्वेश्चन था न्यू और उसको इनाम देंगे तो सही आंसर देगा। अब मैं हमारे भारत को जानो आप देख रहे हैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ श्री संतोष विश्वकर्मा जी को, जो भारत को जानो विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। मैं उनको साधारण आमंत्रित करता हूँ। संतोष विश्वकर्मा जी, संतोष विश्वकर्मा। थोड़ा शांत रहे सब लोग, और यदि और आगे आ सकते हैं तो और आगे आए, और पीछे वाले थोड़ा सा यहाँ आ जाए। चलिए आवाज आने की, तो मैं इसको क्या चलाऊं? पहले से मैं ऐसे ये अपना मानचित्र है, इसमें ऊपर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? एक साथ नहीं बोलेंगे, एक भी वो आदमी बोले, ठीक है? तो ये अपना मानचित्र है, पुण्य भूमि भारत। मेरी आवाज वहां तक आ रही ना? यहाँ पर एक बहन खड़ी हो जाए, एक बहन खड़ी हो, सही में तो पढ़ना आ रहा है ना? संस्कृत समुद्र के उत्तर में यह
दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतते। अब दूसरी बहन को दो तो वो हिंदी का चलो कार्तिका हिंदी का पढ़ दो। अरे पास में आके पढ़ो। हिंदी वाला ठीक है। समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है और उसकी संस्कृति भारतीय है। इन दो बातों से आराम से बातचीत ना करें तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। यदि आप लोग बात करेंगे तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए बात ना करें, ये बात ना करें, शांति से बैठे। ये अपना भारत का मानचित्र है, पुण्य भूमि भारत। तो भारत शब्द लिखा है ये। भारत को कौन डिफाइन कर सकता है, कौन परिभाषित कर सकता है भारत को? भारत की परिभाषा क्या होगी? ये अपना देश है ना, तो भारत की परिभाषा क्या होगी? कोई बोल सकता है क्या? कोई बता सकता भारत की परिभाषा क्या होगी? यदि बोल सकता तो खड़े होकर बोले, कुछ भी बोले, जो भी बता सकते हैं। चलिए मैं बोलता हूं। देखो भारत में दो शब्द हैं। भा शब्द में रज प्रत्यय लगा है। क्या? भा शब्द में रज प्रत्यय लगा है। रज है कार्य से संबंधित, ठीक है। और भा शब्द जो है वो ज्ञान और प्रकाश के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। जो भा धातु है यानी उसका संबंध ज्ञान और प्रकाश से है। तो भारत का अर्थ क्या होगा? सारे संसार को ज्ञान बांटने वाला, सारे संसार को प्रकाश बांटने वाला, ऐसा अपना देश भारत है। इसको आप याद रख सकते हैं, कहीं परीक्षा में आएगा तो उसको बल लिख सकते हैं। भारत यानी भारत में ज्ञान और प्रकाश, रथ यानी देने वाला, ऐसे सारे संसार को ज्ञान और प्रकाश देने वाला अपना देश भारत है। तो कोई कहेगा कि ऐसे कैसे हम मान लें? क्या आप कह रहे हैं? आपने कह दिया तो हम मान लेंगे क्या? बताओ, हम मान लेंगे क्या? तो उसको अपन बता सकते हैं कि देखो हमारे देश में फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम, अब से लगभग 50 साल पहले, 25 साल पहले। उसमें एक गीत था, जब जीरो दिया मेरे भारत में, भारत ने मेरे भारत में, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, देता ना दशमलव ज्ञान तो फिर लो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो इस गीत में क्या क्या आया? जीरो दिया मेरे भारत ने, यानी सारे संसार को भारत ने क्या दिया? जीरो। और दुनिया को तब गिनती आई और देता ना दशमलव ज्ञान, तो दशमलव ही दिया भारत ने। जीरो से क्या होता है? संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। दशमलव से क्या होता है? संख्या का मान 10 गुना कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बिना संसार में गणित की कल्पना नहीं हो सकती। लेकिन साथ में एक बात और कही कि दुनिया को जब गिनती आई, इसका अर्थ क्या है? दुनिया को जब गिनती आई, इसका अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? तो आप सुनिए, जैसे 8वीं शताब्दी के पहले भारत को छोड़कर सारे संसार में गिनती कैसे लिखी जाती थी? रोमन लेटर में। रोमन लेटर जानते ना? एक को क्या लिखते? एक घंटा, दो को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 1 घंटा और 20, ऐसे रोमन लेटर में संख्याएं लिखी जाती थी। और इससे गणित लिखा जाना, सवाल करना, गणित हल करना संभव नहीं था। और ये सब कहां से दिया? भारत ने दिया। हमारी जो पहले की गिनती थी 1, 2, 3,
था, कारण बातचीत नहीं। वो यहाँ से अरब के बासी खलीफाओं ने लेकर और सारे संसार में अरब से यूरोप में गई और इस प्रकार से सारे संसार को हिंदी पता चली। बात न करें तो ही मेरी बात आप तक पहुंचेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत ने संसार को ज्ञान दिया, शून्य दिया, दशमलव दिया, संख्याएं दी। अब से और आगे यदि हम चलते हैं तो कहेंगे कि लोग कहेंगे कि ये तो ठीक है कि गिनती दी, संख्याएं दी, लेकिन ये कैसे कह सकते कि आपने संसार को पढ़ाया। तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ आज से 2326 साल पहले एक विदेशी ने आक्रमण किया था। इसका नाम क्या था? 2326 साल पहले कौन था? जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जिसको सिकंदर महान कहते हैं। कितने वर्ष पहले? ईसा पूर्व 326 में, यानी 2326 साल पहले भारत में उसने आक्रमण किया था। तब ये आप पढ़ेंगे, ये लिखा है तक्षशिला, आज की स्थिति में पाकिस्तान में है। वो वहां पर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। वहां एक शिक्षक पढ़ाते थे, उनका क्या नाम था? कौन बता सकता वहां पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम? कौन बताएगा? खड़े होकर बताना, खड़े होकर बताना। हाँ, खड़े होकर बता, बिना खड़े खड़े होकर बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठिए। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? हाँ बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया, बैठिए। और उनका शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बैठिए। तो अपने यहाँ बैठिए। 2326 साल पहले एक विश्वविद्यालय था, उसमें सारे संसार के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो नाम सुने होंगे आपने, वेंसांग और फायांग। ये लोग पढ़ने आए भारत में। वो कहाँ पढ़ने आए थे? वेंसांग और फायांग कहाँ आए थे पढ़ने? तक्षशिला नहीं, नालंदा। ये देखो, ये लिखा है बिहार में नालंदा। तो फायांग और वेंसांग, दो नामों से हमें पता चलता है कि विदेश के लोग भारत में पढ़ने आते थे और भारत के ज्ञान को और विज्ञान को सारे संसार में फैलाते थे। इन छोटी छोटी सी बातों से हम ये बता सकते हैं कि भारत विश्व गुरु था। भारत में 2326 साल पहले विश्वविद्यालय था, तो उसी साल तो वो बना नहीं होगा, उससे और पहले से रहा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में 2500 साल पहले से सारे संसार को ज्ञान बांटने की पद्धति रही है और भारत 2500 साल पहले से विश्व गुरु का दायित्व निभाता आ रहा है। इस प्रकार से भारत नाम सार्थक होता है। साथ में हमारे देश में 3 नाम आते हैं। एक श्री राम भगवान के भाई भरत का नाम, एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत का नाम, जिनके नाम पर महाभारत लिखी गई, और एक जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के भाई भरत। ऐसे 3 भरतों के नाम आए। तीनों भरतों ने भी अपने अपने जीवन के द्वारा संसार के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ऐसा जीवन दिया कि उनके लिए उनका नाम हम लोग आज याद करते हैं। उनके नाम पर अपने परिवार के लोगों के नाम रखते हैं। और भरत के नाम से, भरत यानी जो संसार का भरण पोषण कर सके, वो भरत कहलाता है। ऐसे सारे संसार में ज्ञान के द्वारा भी संसार का भरण पोषण कर सकता है और अन्य के द्वारा भी, इसलिए भारत का नाम भारत। ठीक है। अब आते हैं पुण्य भूमि शब्द पर। ये लिखा ना ऊपर पुण्य भूमि, तो पुण्य का क्या अर्थ होता है? पुण्य का क्या अर्थ होता है? देखो, महाभारत लिखी गई 1 लाख श्लोकों की।
महर्षि वेदव्यास ने लिखी महाभारत, उनसे किसी ने पूछा कि भगवान इतनी बड़ा ग्रंथ लिख दिया आपने, इसका बहुत संक्षेप में कुछ अर्थ बताइए। तो उन्होंने लिखा परोपकाराय पुण्याय। क्या बोलिए? परोपकाराय पुण्याय। यानी संसार में दूसरों का हित करना ही पुण्य का कार्य है। परोपकाराय पुण्याय। पापाय परपीडनम। पापाय परपीडनम, दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। ठीक है? तो पुण्य भूमि, तो पुण्य भूमि शब्द है, तो भूमि तो ये धरती सारे संसार की है। सारे संसार में कितने देश हैं? संसार में कितने देश हैं? 195। कितने देश हैं? 195। यानी पूरी पृथ्वी पर 195 देश है। तो अमेरिका में भी कोई भूमि है, भारत में भी कोई भूमि है, पाकिस्तान में भी कोई भूमि है, ईरान अरब में भी कोई भूमि है, लेकिन भारत को ही पुण्य भूमि क्यों कहते हैं? तो आप लोगों ने कुछ नाम सुने होंगे। आपने एक नाम सुना महर्षि दधीची का, सुना है? दधीची महर्षि एक ऐसे ऋषि थे, समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपने जीवित शरीर को समर्पित कर दिया और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र के द्वारा इन्होंने वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध किया। ऐसे ही आपने श्री की कहानी पढ़ी होगी, महाराज श्री की। महाराज श्री अपने राजदरबार में बैठे थे, उनकी गोद में ये आकर एक घायल कबूतर गिर जाता है। पीछे से एक बाज आता है, बाज कहता है ये मेरा शिकार है। महाराज श्री कहते ये मेरा शरणागत है, और शरणागत के बदले में तुम जो चाहो सो मांग लो। तो बाज कहता है मुझे आपका अपने जितने वजन का कबूतर है उतने ही वजन का आप अपना मांस मुझे खिलाइए। तब महाराज श्री ने अपने शरीर का मांस काट के उस बाज को जब खिलाने लगे तो बाज वो अग्नि के रूप में, बाज जो था इंद्र के रूप में, और जो कबूतर था वो अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से महर्षि श्री ने, महाराज श्री ने जो राजर्षि कहलाते हैं, और महर्षि दधीची ने जो महर्षि कहलाते हैं, ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, और अपने पुण्य कर्म के द्वारा संसार को पुण्य का अर्थ समझाया। ऐसे ही नंदी देव की कथा सुनी होगी आपने। आधुनिक काल में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, महाराज शिवाजी का नाम सुना, महाराणा प्रताप का नाम सुना, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना। इन सब लोगों ने अपने महान कर्म से समाज के कर्म के लिए, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, उनके कोई शरणागत आ गया, उस शरणागत की रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मगौरी से लड़ाई की। ऐसे ही बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने मातृभूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सन 1303 में जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहां पर 15,000 रानियां या महिलाएं, स्त्रियां जो चित्तौड़ किले में थी, उन्होंने अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। बाद में सन 1534 में रानी कर्णावती के नेतृत्व में ऐसा हुआ। फिर बाद में सन 1574 में जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया तब फिर से ऐसा हुआ। यानी हजारों स्त्रियां अपने आत्मसम्मान के लिए और भस्मीभूत हो गई। ये जो आत्मसम्मान का मामला है वही हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाने का मामला है। तो इस प्रकार से हमारा जो पुण्य कार्य है वो ये है कि आज भारत में हम सनातन धर्म को मानने वाले जीवित हैं, तो उन हजारों माताओं के पुण्य कार्य की वजह से कि जिनने अपने आप की देह स्वमेव अग्नि को समर्पित कर दी और अपना ये भारत हमारा सनातन धर्म जिंदा है। ऐसा हम देखते हैं अपने में कि ये उत्तर में, पूर्व में, परशुरामपुर से लेकर पश्चिम में और हिंदुकुश पर्वत तक और हिमालय पर्वत तक विशाल भारत है, और इसमें हजारों बलिदानी भी पैदा हुए जिनने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसा अपना भारत है। इसमें ये देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्या कहलाते? भगवान शिव के वो स्थान जहाँ हम लोग जाना अपना पुण्य काम
यहाँ भगवान शिव की पूजा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसे 12 स्थान है, उनमें से यहाँ पर आप देखेंगे केदारनाथ है उत्तर में, और यहाँ पश्चिम में सोमनाथ है, पूर्व में बैद्यनाथ है और दक्षिण में रामेश्वरम है। तो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनको अपन लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। ऐसे ऊपर आप देखेंगे ये 7 नदियां लिखी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, ऐसी 7 प्रमुख नदियां महानदी से ये जिनको अपन लोग पवित्र मानते हैं। ऐसे ही 7 पर्वत है, महेंद्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालय देव रैवत गोविंदो गिरिजारा वलिष्ठता। ऐसे 7 पर्वत है, इनमें से पहला तो है अपना हिमालय पर्वत, दूसरा अपन मानते हैं यहाँ महेंद्र पर्वत उड़ीसा में, तीसरा अपन मानते हैं ये केरल में मलय पर्वत, और यहाँ चौथा सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में, पांचवा रेखा पर्वत गुजरात में, छठवां अपने मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, और 7वां राजस्थान में ये अरावली पर्वत। ऐसे 7 पर्वत अपने देश में लोग मानते हैं। पर्वतों पर हमारे महान तीर्थ हैं, वैसे तीर्थ जो हमारे लिए पवित्र करते हैं। ऐसा अपना ये भारत है। और यहाँ ऐसे 7 मोक्ष भूमियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, गयापुरी, तक्षशिला। ऐसे 7 प्रमुख स्थान है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। 4 मुख्य कुंभ स्थल है, जैसे हरिद्वार है, जैसे प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन है। ऐसे 4 अपने कुंभ स्थल है। 4 धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और जगन्नाथपुरी है, द्वारकापुरी है और सेतुबंध रामेश्वरम है। ऐसे 4 मुख्य 4 धाम है, 4 शंकर मठ है। ये सब ऐसे भगवान शंकराचार्य ने अपने जीवन में पूरे भारत की 4 कृपा दक्षिणा दी, और उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत में पूजा करने को कहा गया, दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर में पूजा करने को कहा गया, पश्चिम वालों को पूर्व में पूजा करने को स्थान दिया और पूर्व वालों को पश्चिम में। इस प्रकार से राष्ट्रीय एकात्मता का निर्माण हुआ। हमारे तीर्थ जो है अपनी राष्ट्रीय एकात्मता, भारत को एक रखने का उपाय है सारे तीर्थों की यात्रा। प्राचीन काल से तीर्थ यात्रा के द्वारा अपना भारत एक रहा है। लोग कहते हैं भारत एक नहीं था, सही बात है। 1947 में देश 556 रियासतों में बटा था। ये निजी स्वार्थों की वजह से ये हुआ था। जब हम स्वार्थों का परित्याग करते हैं तो हमारा देश एक हो जाता है, अपना भारत देश, प्यारा भारत देश। इसलिए हम सारे संसार में अपने भारत को सबसे महान देश मानते हैं। ऐसे चलने अपन ये पानीपत लिखा है। पानीपत में अपने देश की रक्षा के लिए 3 बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हुई। इसी के बाद में एक तराई नाम की जगह है जहाँ मोहम्मद गोलियों की लड़ाई हुई सन 1191-1192 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई तैमूर और अकबर के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1761 में हुई मराठों और अफगानी के बीच में। ये सारी लड़ाई भारत की रक्षा के लिए थी, भारत भूमि की रक्षा के लिए थी, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए थी। हम जो भारतीय हैं अपनी संस्कृति को बचाए रख पाए, इसी के लिए सारी लड़ाई लड़ी गई। उनमें हजारों हजार लाख लोग बलिदान हुए। ऐसा अपना ये ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखते हैं चित्तौड़गढ़ के पास ये हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसमें महाराणा प्रताप के शेखर नाम के घोड़े की बड़ी प्रशंसा हुई। इस प्रकार से हल्दी घाटी की लड़ाई में भी अपनी संस्कृति को बचाने का एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। एक बार कंबोडिया का कोई प्रधानमंत्री भारत आया तो वो चित्तौड़गढ़ की मिट्टी लेकर गया और ऐसी चित्तौड़गढ़ की मिट्टी के बारे में कहावत है कि
स्वतंत्रता की लड़ाई सबसे पहले कहाँ लड़ी गई? चित्तौड़ में। और इसलिए स्वतंत्रता की और वीर भूमि मानने की वजह से चित्तौड़ हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहता है। ऐसे ही पूरे भारत की बात में देखते हैं कि अमरकंटक अपने मध्य प्रदेश में है, बहुत अच्छा स्थान है। और जितने भी स्थान है अपने भारत भूमि पर, उत्तर में हिमालय में और दक्षिण में, और पूरा देश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत भूमि को हमें जानना और समझना जितनी चाहिए इसकी प्रशंसा कहते हैं। शांत रहे। गायन की देवा दिल की ठिकानी धन्यास्ति के भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गाप मान भूते भगत की भूया पुरुषार्थ। इसका अर्थ है देवगण भी निरंतर यही काम करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अवकाश के हमारे भारत वर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य आदि है। इस प्रकार से हम जो धरती पर जन्मे हैं, भारत भूमि पर जन्मे हैं, तो अपने आप को हमें बहुत बड़भागी मानना चाहिए, धन्य मानना चाहिए। इस प्रकार से हम संसार में भारत की प्रेरणा, भारत का महानता की गुणगान करें और अपने भारत का और मान संसार में बढ़ाएं। हमारे महापुरुषों ने बढ़ाया है, हम भी ऐसा करेंगे। इतना कार्यक्रम में अपना आज का अपना ये कार्य संपन्न करता है। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बड़ी रोचक जानकारी दी भारत के बारे में। बच्चों ये बताओ गिनती कहाँ तक आती है आपको? कोई बता सकता है कहाँ तक पढ़ सकते हो आप? 2,500, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 और तक कल्पना कर सकते हो? हाँ, यदि हम बात करें, अभी बोला आपने कि दशमलव भारत ने दिया, बोला ना, तो गिनती भी भारत ने दी 10 raised to the power 26, 10 raised to the power 26 तक हम पढ़ सकते हैं। यदि हमें मौका मिला अभी तो हम आपको गिनती बढ़ाएंगे 10 raised to the power 26 तक, है ना? आपने सुना होगा सुना है? तो ये संख्या पढ़ने का हमारा ज्ञान था और हम 10 raised to the power 26 तक पढ़ सकते थे। तो आप ये बताओ विद्वान कौन है? हम विद्वान हैं कि जो करोड़ या बिलियन तक पढ़ते वो विद्वान है? आप बताओ कौन विद्वान है? हमारा देश विद्वान है ना? तो टैरिफ किसको लगाना चाहिए? भारत को लगाना चाहिए ना, कि अमेरिका को लगाना चाहिए? भारत को लगाना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको स्व का भाव जागृत करना चाहिए कि हम जो भी सामान खरीदेंगे वो अपना स्वदेशी सामान खरीदेंगे। हमें देश में आपकी जरूरत है। आज हम जो आए हैं, हमारा ये भी मकसद है कि देश की अर्थव्यवस्था से अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका व्यापारी है और उसका मानना ये है कि तेल आप हमसे खरीदो, ऐसा हमें लो, हम सस्ता खरीदे, जहाँ सस्ता माल मिलेगा वहाँ खरीदेंगे। तो ये यदि हम अपने ज्ञान को, जितने इंडियंस को है, सारा यदि वापस बुला लें तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा। हमारा देश के नागरिक वहाँ इतने हैं, यदि वो सारे यहाँ आ जाए और अपना पैसा यहाँ भेज दें तो अमेरिका की इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो हम स्पेस में आप सबके सहयोग की जरूरत है। ये टेम्परेरी फेज है और इस फेज में आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि जैसा हमारे मोदी जी ने भी कहा है, भागवत जी कहते हैं क्लास 15 को उन्होंने बोला है कि आप स्वदेशी अपनाएं। तो कम से कम 1 साल के लिए आप प्रण लें कि हम विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर
ये 1 साल तक के लिए आप जाते हैं, सिर्फ 1 साल में अमेरिका घुटने पे आ जाएगा और हम टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, वो टैरिफ मूल्य है ना, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। हमें जिससे दोस्ती करनी होगी हम उससे दोस्ती करेंगे। हमें जो सामान सरकार आपको बोले हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, अच्छा लगेगा? आप तो अपनी मर्जी से दोस्ती बनाओगे ना, तो हम अपनी मर्जी से दोस्त बनाएंगे। हमारे देश प्रगतिशील देश है और हम सामर्थ्यवान हैं। हमको आपकी जरूरत है कि ऐसे संकट के समय में हम सब एकजुट हों, सारे राग भेद सब भूल के एकजुट हों और स्व का भाव अपने में जागृत करें कि हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, चाहे भले ही थोड़ा सा महंगा हो। और भगवान भी स्वदेशी खाते हैं, मोदक खाते हैं, कैडबरी नहीं खाएंगे। कोई खाता कैडबरी, कोई भगवान नहीं खाता। तो जो भगवान खा रहा है उसका प्रसाद हम ग्रहण करें, हम स्वदेशी को अपनाएं। और कुछ प्रश्न है कि अंतरिक्ष में अभी कौन गया था, यह प्रश्न आप पूछेंगे, आप बताना कि कौन अभी गया हो गया है। उससे पहले मैं हमारे बीच और है तो 2-2 मिनट का अनुरोध करेंगे कि बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे। हमारे नारायण पटना जी हैं जो आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको सब सैल्यूट करते हैं और वो लोग वंदे जय जवान और जय जवान जय जवान। इससे आगे बताना है, इससे आगे बताना है, इससे आगे बात करूंगा मैं, इसके बाद अभी आ रहा हूँ नहीं। सभी बच्चों के लिए सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं कि आप समय स्कूल का समय समय होता है और आप यहाँ पे हमारे समय दे रहे हैं। साथ ही में राज्य वाले प्रिंसिपल सर, हमारे सर जी, हमारे भारत सर और गुप्ता जी, हमारे बच्चों सबसे बड़ी बात सुनना, आपको भारत आप कब जानोगे? सबसे पहले मुझे भारत को आप कब जानोगे? जब आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे। हमें आज के भारत के बारे में हम लोग तमाम जानकारी देंगे और आप उसे ध्यान से नहीं सुनोगे। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो हमारा भी समय नष्ट होगा और आपका समय भी नष्ट होगा। अभी आपने देखा सर ने मुझे कॉल किया और मैं उनके बुलाने से पहले यहाँ पहुँच गया। मैंने क्या किया, अपने समय का सदुपयोग किया। जो बीच में टाइम वेस्ट होना था उसको मैंने सेव किया। अगर आप अपना समय सेव करोगे, आपको यही जानना है, आप हर एक चीज में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। आप स्कूल आए हो, आपका मकसद होना चाहिए स्कूल से ज्ञान लेके जाना है। आपके टीचर आपके साथ मेहनत करते हैं। टीचर जो क्वेश्चन आंसर आपको देते हैं, आप घर से होमवर्क करके लेकर आते हैं, आप प्रॉपर करके लाइए। सबसे पहले आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करके और अगले दिन तुरंत समय में लेकर आइए। सर को बताइए इसमें क्या कमी कैसी रह गई है, ताकि उसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर किया जाए और आपका ज्ञान बिल्कुल अच्छा बने। और मैं आप लोगों को मतलब ये बात कहूँगा, अभी लाइट नहीं थी, आप लोगों को गर्मी लगी, कितने बच्चे परेशान थे? क्यों हुए? लाइट सभी के लिए गई है, लेकिन परेशान एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, क्यों हुए बेटे परेशान? तो गर्मी लग रही थी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर सेल्फ शक्ति नहीं है। इसके तमाम बच्चे टीचर हमारे मंच में सभी सदस्य बैठे हुए हैं, धीरे धीरे सहन शक्ति आती है। अपने आप को मौसम के अनुसार जो बदलता है सहन करने वाला बनाना चाहिए। और सबसे पहले ईमानदार बनो, अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए और जो काम आपका होमवर्क होता है उसको समय पे कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। आप समय का सदुपयोग करोगे, आप भारत को क्या, आप पूरे विश्व को जान जाओगे। अपने आप मालूम चल जाएगा कि भारत ही पहले गुरु था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने समय का सदुपयोग करो, अपने अंदर ईमानदारी वाला गुण लेकर आओ, सत्य बोलना सीखो। अगर आप सत्य बोलोगे आपको समस्याओं का सामना कम करना
लेकिन उससे आपको एक शिक्षा मिलेगी। तो मैं यही कहूँगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, सच बोले और थोड़ा सहन शक्ति जागृत करना सीखे। अगर आप सहन शक्ति जागृत करोगे आपका बहुत विकास होगा। बस ये बात करके मैं अपनी वाणी बंद करूंगा। जय जवान ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। और हमारे जवान जो सेना के जो जवान होते हैं, जो आर्मी के पर्सन होते हैं, वो -40 डिग्री पे काम करते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी काम करते हैं। ना तो उनके पास पंखा होता है और न लाइट होती है, न एसी होता है, न कूलर होता है, फिर भी हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आपको हार्डी बनना है, थोड़ा सा संयम बनाना है। और इसके आगे का मैंने पूछा था आपसे, जय विज्ञान। खड़े हो, किसने बोला? वेरी गुड, ताली हो जाओ उसके। जय विज्ञान क्यों बोला गया, किसने बोला बताओगे? बता सकते हो? जय विज्ञान क्यों होगा? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हाँ? और एक बार बोलेंगे जय स्वराज, है ना? अपन दूसरा नारा भी देंगे। कट जाओ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे को बताया आपने कि समय का सदुपयोग करें। तो जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सुना है आपने नाम अटल बिहारी वाजपेयी का? सब भी है। उससे पहले तभी अमेरिका दादागिरी करता था कि आप परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि समय का ऐसा मैनेजमेंट किया है, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि कैसे समय मैनेज किया कि पूरा विश्व अचंभित रह गया। और हमने किसी को कानों कान लगाने के प्रोग्राम में विस्फोट कर दिया, हमारे वैज्ञानिकों ने विस्फोट किया। इसी तरह से इसरो में भी हम याद भेज रहे हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी ने नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला जय जवान जय किसान, अटल बिहारी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और मैं आपसे बोलता हूँ जय स्वराज, जय स्वराज। हम कौन भावना से अपने देश में निर्मित है उसका उपयोग करेंगे, जय स्वराज और इस राष्ट्र के परम वैभव में पहुंचाने में अपना सहयोग देंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर यूडीएस गौर सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आपके प्राचार्य श्री अजय श्रीवास्तव जी, भारत विकास परिषद के सदस्य श्री मिश्रा सर, RSS के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री संतोष शर्मा जी, हमारे कुशल थे गुप्ता जी, नायक जी, महिला प्रमुख श्री कटारे, पर्यावरण प्रमुख श्री अभिनंदन चिची जी, आप सब बच्चों। आज का विषय था भारत जानो। में ये देखना है कि भारत ने कहां से विकास किया। और हम पहले हमारे प्राचीन काल में क्या स्थिति थी? सबसे पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा हमारे देश में, और दुनिया भर के लोग हमारे देश पढ़ने आते थे। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर चढ़ाई की तो सबसे पहले उन्होंने इन विश्वविद्यालय को नष्ट किया और अपना शासन स्थापित किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी मोनोपोली की, उन्होंने हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया और अपनी शिक्षा पद्धति स्टार्ट की। हमारे यहाँ शिक्षा दीक्षा बहुत थी और हम बहुत संपन्न लोग थे। आज ये बताओ, वेद थे हमारे यहाँ, शास्त्र थे, पर हमारा दुर्भाग्य ये था कि इनको हमने लिखा नहीं था। ये सब हमें याद थे और हमारे यहाँ गुरु परंपरा में चलता था, जो पाठ होता था उसको हम पूरा ज्ञान देते थे और वो सब याद कर लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ,
एक समय फिर परिवर्तन आया जब गौतम बुद्ध हुए, हिंदू धर्म जब बहुत आडंबर बढ़ गए तो गौतम बुद्ध ने इन सारी शिक्षाओं को आत्मसात किया। तो न सारे हिंदू धर्म के जितने भी अध्याय थे सभी उपासना योग सब उन्होंने अध्ययन किया और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि धर्म चक्र हम इस धर्म जो आडंबर थे उनको अलग कर दिया कि हम ज्ञान धर्म को जाने आडंबरों को नहीं। और जब गौतम बुद्ध समाप्त होने लगे तो उनके शिष्य ने पूछा उनसे कि अब आपके बाद कौन बनेगा बुद्ध? तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई बुद्ध मत नहीं बनेगा और वो खत्म हो गए। तो एक संगति हुई, सब बहुत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा दी है हम कुछ दिन में भूल जाएंगे। तो कहा अपन को लिपिबद्ध करना और सबसे पहले उन्होंने उनको लिपिबद्ध करना शुरू किया। और जब वो लिपिबद्ध हो गए तो बौद्ध धर्म में बहुत विद्वान लोग थे, उनने आयुर्वेद पे काम किया, सब शास्त्रों पे काम किया और सबको किताबों में लिपिबद्ध किया, जिसका नतीजा ये हुआ चीनी इंसान पायान बहुत सारे लोग भारत में पढ़ने आए और जब पढ़ने आए जो सब धर्म ग्रंथों का किताबों का कॉपी बना के ले गए और जहां जहां बोध गया वे सब राजधानी बहुत विकसित थे, चाहे चीन हो चाहे जापान हो चाहे हांगकांग हो मंगोलिया मलेशिया सब क्यों विकसित है? वे धर्म के जस को जानते हैं और कर्म अलग है धर्म अलग है। अपने कर्म को ईमानदारी करते हैं और पूरे समय लगे रहते हैं। हमें धर्म को तो मानना है पर अपना काम करना है। देखो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जैसे कोई बाबा गए आओ बहुत देर से ठीक नहीं हो गया, आप उसके लिए अस्पताल आओ अपना इलाज कराओ उससे ठीक हो गया। देखो कि जल पीने से बहुत खाने से ठीक नहीं होती। तो प्रेमानंद महाराज सीधी साफ बात करते हैं, इनसे वो समझना चाहिए धर्म अलग है, धर्म शांति का विषय है, अपने जात का विषय उसको आप करें और कर्म अलग है। तो हमें अपने कर्म पर जोर देना है, अपने काम पर विश्वास रखना है, अपनी मेधा पर विश्वास रखना है। इसको आप लेके चलेंगे, आप अपना सुधार करें। भाई आप योग हो गए तब तो आप देश की सेवा कर पाओगे नहीं। अब आप खुद जानते कि तो आप क्या देश की सेवा करोगे? तो सबसे पहली शर्त है कि हमें योग बनना है। हमें जो सिखाया जाता है वो सीखना, उससे आगे सीखना। जब आप योग बन जाओगे तब आप देश की सेवा कर पाओगे, समाज की सेवा कर पाओगे। अब आप अयोग्य रहोगे, नहीं रहोगे तो कैसे करोगे? तो पहला काम है, सबसे पहला आपका धर्म है, कर्म है, अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप 10 घंटा रोटी पढ़ाई नहीं कर सकते। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप सारे तथ्यों को याद नहीं रख पाएंगे। तो हमें आपको जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसमें पारंगता हासिल करें, अपने आप को सुधारें और अपने आप को हमेशा अव्वल रखें, अपडेट रखें। क्लास के साथ, समय परिस्थितियों के साथ चलें। आप न्यूज़पेपर पढ़ें कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश में वर्तमान राजनीति क्या चल रही है। यदि हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? एक मिनट बात नहीं करो, यदि आपको ज्यादा बातें आ रही तो हम यहाँ बात करते हैं, आप बोलो हम सुने। यदि कोई ज्यादा हमसे जानता तो यहाँ आए हमें बताए, नहीं तो फिर हमारी बात समझो। तो हम इस समाचार पत्र पढ़ें, समाचार सुने और जो आपको पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ें। हमेशा अपडेट रहें। जितना आप अपडेट रहोगे जीवन में आप उतने आगे जाओगे। जाना है नहीं जाना? आपको जाना है ना? तो अच्छा ये बताओ कितने बच्चे हैं जो रोज समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं? सबके यहाँ आता है समाचार पत्र आता है, क्यों नहीं पढ़ते? बताओ क्यों नहीं पढ़ते? देखो क्या है, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई आपको बताने नहीं आएगा, ठीक है ना? अभी जैसे बात चली थी टैरिफ की, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत ने अपनी जैविक दवाइयां अमेरिका भेजता था, उसने अफ्रीका भेज दी। उन्होंने ठीक है लगा दो, हमें नहीं देना आपको दवाई।
तो हमारी जरूरत हवाई नहीं है। आज अमेरिका में ताइवान मच गया, सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। उनकी बाधा, कैलिफोर्निया की बाधा वाली थी अपने यहाँ बहुत अच्छी, भारत ने बंदरगाह में उतर गई, उसको वापस कर दिया कि दिल्ली का होनी चाहिए, हम दूसरे देश से ले लेना, आप नहीं करेंगे। कौन नहीं देगा कोई माता? तो आप फिर बोला हम सब प्रिपेयर कर दिएगा सरकार ने कि कोई नहीं दिएगा ना कोई बेचेगा। तो हम सब ये बताओ, अमेरिका में जितने साइंटिस्ट डॉक्टर सब हमारे देश के लोग हैं, 50% से ज्यादा लोग हैं। तो देश, तुम्हारे देश की तरक्की हम कर रहे हैं, आपसे हमारे देश की तरक्की नहीं है। आज आपने देखा कि हमने स्वदेशी इतना अच्छा सिस्टम तैयार किया, हमारे चाहे हवाई जहाज हो, चाहे मिसाइलें हो, चाहे ड्रोन हो, कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अभी आपको दूर में भारत ने जो मिसाइलों से अटैक किया वो भारत की बनी मिसाइलें थी, आकाश, अग्नि, और हमने 11 इंडिया बेस की है। उनको समझ में आ गया कि भारत बैठे बैठे क्या कर सकता है। अमेरिका ने गुहार लगाई कि बंद कर दो, उन्होंने जिस केदारनाथ में हथियार छुपा के रखे थे ये होने लगे, तो अमेरिका को कहना पड़ा कि आप इनको नाम कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है हमने अपना स्वदेशी सिस्टम इतना डेवलप किया है और उसी को आगे करना है। तो जैसे देश की विचारधारा, वही विचारधारा हमारी होना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है और हमारे देश के राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। आज हम अमेरिका की बात करते, जापान की बात करते कि जापान में इतनी साफ सफाई है, कितना डिसिप्लिन है, क्यों है? क्यों बात कर रहे हैं? इतना डिसिप्लिन इसलिए है, वहां का कोई बच्चा क्लास में कचरा नहीं फेंकता, रोड पर कचरा नहीं फेंकता, सब डस्टबिन में डालते हैं। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग इस चीज को मानते हैं? देखो, आप काम नहीं करोगे तो सरकार कोई इंतजाम नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं करेगी, वो आप ही करें। इसका काम हमें खुद करना है। यदि हम क्लास में बैठते हैं तो गंदगी हमें को रोकना है, हमें उसकी साफ सफाई करना है। ना कोई प्रिंसिपल आके करेंगे, ना टीचर करेंगे, ना चपास करेंगे। ये सबसे पहले आपका दायित्व है। तो आप अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्व को समझें और इस देश के साथ कदम से कदम मिला के चलें, तभी ये देश विकसित होगा, तभी हमारे इस देश को, भारत को जानने का मतलब पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कामों प्रधान कर जग राखा, जो जस करे तस फल चाखा। सुना हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो समय और कर्म दोनों की प्रधानता है। और फिर एक बार नारा दोहराएंगे, जय जवान, जय विज्ञान, जय स्वराष्ट्र, जय। हम सभी स्वदेशी चीजों का उपयोग करेंगे। बोले आप सब, हम सब स्वदेशी का उपयोग करेंगे। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ संस्था के स्थापक डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को कि वो आए और दर्शक को दें। हेलो, कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए? क्या सीखा आज? तो सीखा कि नहीं? आज जो है हमने जो मैप के माध्यम से सीखा, जो मानचित्र लगा हुआ है, उससे हमारे अधिकांश बच्चों को, टीचर्स को भी यह जानकारी नहीं होगी कि हमारे यहाँ कितने पर्वत हैं, कब से हमारे यहाँ किस तरह से संस्कृति हमारे आगे बढ़ती है। आज जब तक हम अपने इतिहास बताने वाले होते हैं और हम लोग आगे साक्षी बनते कि नहीं। जब तक हमें हमारे पिताजी के पिताजी हुआ करते हैं, जब तक वो नहीं बताते कि बेटा हमारे यहाँ क्या चलन आ रहा है, तो हमें मालूम नहीं होता। ऐसे ही आज हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर यूएस गौर साहब,
जो गौरनगर में प्रिंसिपल रहे और गंजू भैया के साथ काम किया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपसे इस समय देश बड़ी संकट की स्थिति में, सभी को मालूम है टैरिफ वाली जो व्यवस्था है वो सबके लिए एक्चुअल में सबको सहयोग करना है। यहाँ सहयोग की भावना सबके लिए करना। थोड़े दिन का कष्ट है, ज्यादा लंबे समय का नहीं। परीक्षाएं आती कितने दिन की आती है? परीक्षाएं आती है तो कुछ दिन की होती ना, ऐसा तो है नहीं कि जीवन में परीक्षाएं चलती रहती क्या? यह भी जो दौर है वो परीक्षा का, टैरिफ परीक्षा है। तो टैरिफ परीक्षा में सबको सहयोग करना है। आप लोगों की सबसे बड़ी विशेषता देखिए कि आप लोग सभी लोग जॉब में रहे और घर नहीं बैठे। संकट के समय में हम लोग क्या करते हैं बताइए? सब लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घर में इकट्ठे होते हैं और विचार करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे संकट के समय में कैसे निकले। इसके लिए आपकी समस्त संपूर्ण की बधाई की बात है कि आदरणीय गुप्ता जी जो बैंक में रहे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट के आप जो है डीएफ रहे हैं आदरणीय मिश्रा जी, विश्वकर्मा साहब, हमारे फौजी जी, जिन्होंने भी बताया कि समय को कैसे बचाएं और मंच का संचालन कर रहे श्री अनुराग दीक्षित जी। आप सभी लोग घर में नहीं बैठे। घर में क्यों नहीं बैठे? घर में यदि आप बैठ जाएंगे तो इस समय देश पर जो संकट चल रहा है उसको कैसे निभाया जाए? वो आप लोग, जब हम सभी लोग बैठेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे, तो ये समस्या की जो संकट की जो घड़ी है उससे हम लोग उभर जाएंगे। थोड़ा सा दिन है, ज्यादा दिन का नहीं है। इसके लिए आप लोग विद्यालय में आए और बता रहे कि कैसे हम अपने देश को संभाल सकते हैं। हम विश्व की कौन सी शक्ति बनने जा रहे हैं? आज से तीसरी बनने जा रहे हैं, लेकिन तीसरी बनने के पहले भी परीक्षा आई है कि नहीं? उस परीक्षा में हम सबको सहयोग करना है। कैसे सहयोग कर सकते हैं? कि हम स्वदेशी अपनाएं। क्या करें? स्वदेशी अपनाएं। जो सब लोगों ने अभी दीक्षित साहब ने कहा, आदरणीय गौर साहब ने कहा, आदरणीय विश्वकर्मा जी ने भी कहा, सभी का कहना है कि थोड़े दिन हम पिज्जा नहीं खाएंगे, थोड़े दिन हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा। हमें इस समय अपनी स्वदेशी वाली वस्तुओं का अपनाना है और देश के सहयोग में, विकास में हमें सहयोग करना है। जब तक हम, यदि इस समय हमने अपना वजूद खो दिया तो हम काफी पीछे चले जाएंगे, शायद हम फिर संभलना है। इसलिए इस सहयोग के लिए, इस अलग जगाने के लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोग घर में बैठ के और हर जगह जगह जाकर बच्चों में अलग जगा रहे। बच्चे जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से पूरे देश में उजाला होता है। आज आप लोगों की इस तरह की प्रेरणा से देश संकट के समय में उभरेगा और हम अब तीसरे महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में सीख ले आएंगे। क्योंकि परीक्षा है, परीक्षा तो होगी कि नहीं होगी? जब हम कोई भी परीक्षा जब आगे जाते हैं तो क्या होता है? परीक्षा देते कि नहीं देते? तो ये तो परीक्षा आगे तो इस पर सभी लोग सहयोग करें। और बाकी तो आप लोगों ने देखा है कि अभी गणेश जी रखे ना, गणेश जी को जो हमारे यहाँ विज्ञान तो शंकर जी ने ही बताया। विज्ञान के मामले में तो हम उस टाइम भी थे कि
जो है गर्दन काट के इसकी लगा दी गई। अब विज्ञान के मामले में हम आज से बहुत लंबे समय से हमारे देवता बताते हैं कि हम विज्ञान के मामले में भी सर्वोपरि रहे। हम विश्व गुरु पहले रहे। अब हमारे बीच में जब हम गुलामियों से जकड़े रहे, जिसके कारण हम पतन की हो गए, अब हम फिर सतर्क होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो हमें सबको सहयोग करना है। हमारे लिए जब हम लोग देखते हैं कभी गणेश जी रखेगा तो गणेश जी के साथ में गणेश जी तो अभी चले जाएंगे, लेकिन जब कभी भी गजानन आते हैं, रास्ते में मोहल्ले में देखते हैं, तो क्या होता है? हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करने लगते हैं? पैर पड़ते कि नहीं? तो भैया है गणेश देव, हे गजानन जी प्रणाम। लेकिन आगे पैर पड़ने वालों की लाइन लगी होती है और पीछे कौन खड़े होते हैं? कुत्ते खड़े रहते। वो भौंकते हैं कि नहीं? हमें भौंकने वालों की लाइन में नहीं लगना है। हमें आगे जो है, हमें अपनी संस्कृति हमारे बड़े बुजुर्गों के आधार पर देखना है। वो पीछे इसलिए खड़े रहते कि उनमें आगे आने का साहस नहीं है, उनमें आगे आने का साहस नहीं है। और हमें पीछे वालों से ज्यादा मतलब भी नहीं रखना कि उनको तो कुछ कहना ही है, तो उनको कहने दो। और हमारे लिए इस समय जो हमारे देश पर स्थितियां बन रही है, उसमें हम सभी को सहयोग करना है। और आज हमारे बीच संपूर्ण भारत विकास परिषद की जो टीम आई, उन्हें हमारे लिए एक अलग जगह दी। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। बच्चों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़े ही अच्छे ढंग से सुना और सुनने के साथ हम इस पर अमल करेंगे। क्या करेंगे? अमल करेंगे। अभी हम मंदिर गौर साहब से अनुरोध करेंगे कि हमें दो चीजों का सुधार करना है। हमें दो चीजों का सुधार करना है, एक तो अभी, और दूसरा हमें राष्ट्र की जो संपत्तियां हैं उनके लिए हम नुकसान ना होने देंगे, न हम करेंगे, न हम करने देंगे। जिस दिन हम इन दो चीजों को कर लिया, उस दिन हम अभी हम कहां है? विकासशील है। जिस दिन विकासशील से हम विकसित कर पाते हैं, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं? अभी हम विकासशील। जिस दिन हम डॉक्टर बन जाते हैं, उस टाइम क्या हो जाते हैं? जो भी हम मंजिल पा लें, तो उस टाइम हम विकसित हो जाते हैं, उस तक मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग भी देश की हमारा उसी स्थिति में है कि अभी हम विकासशील हैं, और विकासशील से विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। थोड़े हम बहुत मंजिल पा चुके हैं, 2-3 परीक्षाएं और रह गई हैं, उसमें सभी लोग सहयोग करें। और इतने अच्छे लोग हमारे बीच आके इस तरह की अलग जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं विद्यालय की तरफ से पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी शक्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारी गर्मी के लिए मैं भूल गया, कटारे मैडम के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही अच्छा गजानन जी की आरती और वो वंदना हमारे बीच प्रस्तुत की। ऐसे लोग महान हस्तियां हमारे बीच आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समस्त शिक्षक स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो सदैव हमारे साथ खड़े रहते हैं। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, हमारा कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब हम जो है राष्ट्रगान के साथ इसका समापन करेंगे। और अभी जैसे कहने वाला है कि हम राष्ट्र की किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं करेंगे। तो जब हम देश व राष्ट्र की बात करते हैं, तो उसमें ये भी सम्मिलित है कि आप राष्ट्र की किसी संपत्ति का नुकसान न करें। आपका स्कूल भी एक राष्ट्र की संपत्ति है, तो जिससे राष्ट्र के युवा और युवतियां इसमें निकलते हैं,
तो इसका भी आप किसी प्रकार की नुकसान नहीं करें। मेरा कैमरा में आप लोग खड़े हो जाए और के साथ उसके बाद आप यहाँ पर जंगम लंबी लाइन कर ले। सर आपके लिए हमें 2 चीजों की अभी शपथ लेना है। सर के नेतृत्व में हम शपथ लेंगे। क्या लेंगे कि सर बुलाएंगे, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे रहे और बात आपका इतना है, जब तक तो शपथ तभी होती है जब होगा अगर आप किसको ईश्वर को साक्षी मानते हैं। जिसको थोड़ा एरिया बढ़ा बेटा, थोड़ा और बढ़ा ले, लाइन कर ले और आगे आ जाए। ज्यादा है तो आगे आ जाए और लाइन कर ले और आगे आ जाए और आगे आ जाए। काम लगा है, इसके वीडियो आपको भी अच्छे से कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। टीचर्स भी इसमें सहयोग करें, टीचर्स भी साथ में समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आगे आ जाए। कुछ टीचर्स आ जाए, कच्चर, अंजू, कॉलेज में खिलाड़ी जी जरा आप पीछे ही संभाले, अगली बात में कर ले। आदरणीय गौर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि पहले शपथ और उसके बाद राजगान के साथ कार्यक्रम समापन होगा। आप सभी लोग आगे कर ले। शपथ लेता हूँ स्वदेशी माल का उपयोग करूंगा, स्वदेशी माल का उपयोग करूंगा, स्वदेशी सामानों का बहिष्कार करूंगा और आपकी संपत्ति की रक्षा करूंगा। जय हिंद, जय भारत। Attention! Ready? Attention! Rajnan, Wait!